प्रिय बच्चों, उस दिन 2 छंद पूरे हुए थे। नौका विहार का तीसरा छंद आपको देखना है। हमारा विश्वास है कि जो पाठ पढ़ाया गया उसका वाचन आपने निश्चित किया होगा और अर्थ भी समझ में आ गया। ठीक आगे उसी की पंक्तियाँ देखिए। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक कर, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख। देखिएगा ये इस छंद में देखिए। कवि उस चांदनी रात के प्रथम प्रहर में नाव के द्वारा उस नदी में, गंगा नदी में नौका विहार का आनंद ले रहा है। उस आनंद में प्राकृतिक छटाएं, वो प्राकृतिक छटाएं कवि को कितना आनंद से भाव विभोर कर रही हैं, इस छंद में यह दृश्य देखने को मिलेगा। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। नाव जब चलती है तो नाव के चलने से जो स्थिर जल है उसमें हलचल होती है, और जब जल में हलचल होती है, गगन मंडल में छाए हुए तारागण अपने उस प्रतिबिंब से उस जल के अंदर एक दूसरा प्रछाया के रूप में स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो नाव के चलने से जल हिलता है और जल में आने वाले उस तारागणों का जो प्रतिबिंब है वो भी हिलते हुए दिखाई पड़ता है। उस समय कवि को ऐसा लगता है कि मानो प्रत्यक्ष रूप से गगन मंडल के सभी तारे गण भी हिल रहे हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। आकाश मंडल दोनों तरफ से, इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। और ऐसा लगता है कि इस बहते हुए जल में, आकाश मंडल में जो तारागण हैं उनकी जो परछाई हैं वो जलते हुए दीपकों के समान उस जल में दिखाई पड़ती है। फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में भूझल। और एक बात कहा कि उस आकाश मंडल में छाए हुए सभी तारागणों का जो प्रतिबिंब है जल पर जब पड़ता है तो जलते हुए टिमटिमाते हुए दीपकों की भांति दिखाई पड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो तारागण लहरों के कारण लुका छिपी का क्रीड़ा भी करते हैं।
जो समतल भाग में पड़ते हैं वहाँ तो प्रकाश उन तारा गणों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, लेकिन जो लहर के ओट में आ जाता है तो वह कुछ समय के लिए विलीन सा हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि तारेगण अस्त हो गए, अर्थात वो लुका छिपी का एक दृश्य दिखाई पड़ता है। और एक बात कवि ने कही, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल। शुक्र एक तारा है और शुक्र की जो बनावट है वह बैलगाड़ी के समान है। उसका एक हिस्सा उठा हुआ, दो हिस्से नीचे की ओर दिखाई पड़ते हैं। और यहीं पर सक्टासुर दैत्य का भी वर्णन किया गया है कि वह जब कृष्ण को मारने के लिए आया था तो वह भी इसी आकृति में आया था, शिकार के ऊपर बैठा हुआ था और इसी शुक्र की आकृति बैलगाड़ी की भांति वो भी उसकी भी आकृति बनी हुई थी। तो और वह आकृति ऐसी लगती है आकाश मंडल पर कि नीचे झुकी हुई ये कोई सफेद बालों वाली परी है। कच्छ माने होता है बाल और पहले माने होता है चांदी की आकृति की। चांदी के आकृति अर्थात स्वच्छ धवल अति धवल केशों वाली कोई परी, मानो वह गंगा जी की ओर झुकी हुई दिखाई पड़ रही। इसलिए कहा सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल। आसमान में वो शुक्रदेव हैं लेकिन उनका प्रतिबिंब जल में है। तो जल में जब वह प्रतिबिंब आता है तो ऐसा लगता है कि रुपहले केशों वाली कोई परी। परियों की कहानी हम लोगों को हमारी दादी माँ लोगों ने बहुत बताया, बहुत कहानी सुनाया करती थी। अब तो प्रचलन बंद हो गया है। तो उस रुपहले केशों वाली परी के समान जो है वह प्रतिबिंब मानो उस गंगा के जल में तैरने की प्रक्रिया कर रहा है। आगे क्या कहा, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख। और देखो एक बात कहा कि वो लहरें जब उठती हैं और उन लहरों के मध्य में आकाश मंडल से चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ता है तो वो तिर्यक, गणित में तिर्यक शब्द आता है और तिर्यक का तात्पर्य है तिरछा, खड़ा नहीं, ऊर्ध्व नहीं, तिरछा आकृति में आता है तिर्यक। और क्यों, और वो तिर्यक किस तिथि में पड़ता है, दसवीं की तिथि में पड़ता है। पूर्णिमा में चंद्रमा सीधा हो जाता है मध्याह्न के भाग में, लेकिन जो दसवीं की तिथि है उसमें तिर्यक आता है, तिरछा आता है। तो वही कहता है लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। और ऐसा लगता है कि वो बड़े प्रसन्न हो करके अपने उस मुखाकृति का दर्शन कराता है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। देखो चपला शब्द आया है, चपला का अर्थ होता नाव और चपला का अर्थ होता है बिजली और चपला का अर्थ होता है स्त्री। चपला, चपला, चंचला, सौदाभिनी, घनमाही, ये बिजली के पर्यायवाची शब्द है। और चंचला स्त्री के लिए भी ये शब्द किया गया है जो
अत्यंत चंचल प्रकृति की है उसको चंचला कहा गया है। और यहाँ पर चंचला नाव को भी, चपला नाव को भी कहा गया है। इसलिए कहा जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। अब देखिए नाव जब मध्य भाग में आती है, जब मध्य भाग में आती है तो उस गंगा के तट के जो कगार हैं दोनों तरफ के, वो दूर हो जाते हैं। तो सूर्य की, वो चंद्रमा की जो किरणें हैं वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, प्रतिबिंब वहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो वो ऐसा लगता है कि वो कगार से दूर होकर छिप गई हैं। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। माने जो चंद्रमा उस पृथ्वी पर जल में उतर रहा है उसके जो दोनों किनारे हैं दूर हो गए, इसलिए वो छिप गए हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर। धारा यहाँ कैसी है? क्षीण है, अत्यंत कमजोर है। और जो दोनों नदी के जो दोनों छोर हैं वो बाहों के समान है, बाह के समान जो है, दोनों भुजाओं के समान दिखाई पड़ते हैं। अति दूर क्षितिज पर विकप माल, लगती भ्रू रेखा सी। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर। आलिंगन करने को अधीर। और मानो वो दोनों भुजाएं फैला करके दोनों कगार वहाँ चंद्रमा के उस सुंदर दृश्य को पाने के लिए, स्नेह करने के लिए, भेंट करने के लिए, चुंबन करने के लिए वहाँ अपनी उस प्रतिभा को पुनः पुनः बार बार जो है दृष्टि गोचर कराने का प्रयास करता है। और क्या कहा? अति दूर क्षितिज पर विकप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। यहाँ पर देखो, जब हम एक सीमित दूरी तक देखते हैं तो उस समय हमको पृथ्वी लोक दिखाता है, लेकिन जब हम बहुत दूर तक दृष्टि डालते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पर पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हैं। उस स्थान को क्षितिज कहा गया है। और उस क्षितिज के दोनों तटों पर जो विटप है, विटप शब्द आया है पेड़, और वो पेड़ों की जो पंक्तियाँ हैं वो कैसे लगती? भ्रू अराल। भ्रू माने भौहों की पंक्ति के समान लगती, जैसे नेत्रों के ऊपर जो है हमारी भौहें होती हैं और उससे उस चेहरे की शोभा को बढ़ा देती है। ठीक ऐसे समय में जो हमारा जो क्षितिज भाग है और उस क्षितिज भाग से दोनों छोरों पर दिखाए हुए जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनकी जो पंक्तियां हैं वो भ्रू अराल के समान माने भौहों के समान दिखाई पड़ती है। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप। सोया धारा में एक द्वीप। और ऐसा लगता है कि नाव चलते चलते जब दिखाई पड़ आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि एक द्वीप अत्यंत सुशोभित हो रहा है। जिस प्रकार से माँ के उदर में नवजात शिशु वह माँ के स्नेह का भाजन बन जाता है, माँ के ममत्व का भाजन बनता है और उसका दृश्य बड़ा मनोहारी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ ऐसा लगता है कि यह कोई काला काकर का जो राजभवन है वह एक द्वीप के समान अपनी शोभा को द्विगुणित करने का प्रयास कर रहा है कवि के शब्दों में। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ की उर पर शिशु सा समीप। सोया धारा में एक द्वीप। द्वीप द्वीप छोटे छोटे जो भाग होते हैं जल में जो उभरे हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही
वह महल भी वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल को कौड़ता हरने निज विरह शोक। और एक बात कहा कि ऐसा लगता है कि सुंदर जलधार जो अविरल बह रही है, उस अविरल बहती हुई जलधार का जो प्रवाह है, ऐसा लगता है कि मानो कोई पक्षी जो है वह अत्यंत व्याकुल होकर के और अपने विरह से त्रसित होकर के वह कुछ पाने के लिए वह निरंतर उड़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो अपनी ही उस छाया को देख करके अपनी ही छाया को देख करके ही वह अपने मन में अनेक प्रकार की कल्पनाओं के साथ आगे उड़ने का प्रयास करता है। वाजपेयी जी समय है, मैं आज अपनी बात को यहीं पर